प्यासा प्यासा की शुरुआत ही एक घटना से होती है। विजय जो एक शायर है, आसमां की गहराई में अपनी जिंदगी का खालीपन देखते हुए जमीन पर पड़ा हुआ है। घूमते घूमते विजय की नज़र एक फूल पर आती है। फूल पर गुंजन कर रहे भंवरे को वह नज़र देख रही है। उसी दौरान वह भंवरा जमीन पर गिरता है और पलक झपकते ही कोई उस भंवरे को अपने जूतों तले रौंद कर आगे निकल जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या यहाँ सिर्फ भंवरे की मौत दिखाना यही उद्देश्य था निर्देशक गुरुदत्त का? नहीं, वह भंवरा प्रतीक था उन गरीबों का, उन मजदूरों का जिन्हें भौतिकतावाद ने नकारा हुआ है। वह भंवरा प्रतीक था उन दलित पिछड़े वर्ग का जिन्हें इस समाज ने सदियों से इंसान मानने से नकारा था। वह भंवरा प्रतीक था उन औरतों का जिन्हें यह समाज सिर्फ एक शरीर मानकर भोग वस्तु समझ बैठा है। वह भंवरा प्रतीक था उन सपनों का जो जवान तो हुए थे पर उन्हें बेरोजगारी के अंधेरे में ढकेला गया था। वह भंवरा प्रतीक था उस प्यार का जिसे इस समाज ने पैसों से तौल कर नकारा था। वह भंवरा प्रतीक था उन शब्दों का जो प्रतिभा के धनी तो थे पर समाज को बस शराब और शबाब चाहिए था। प्यासा प्यासा जिस दौर में प्रदर्शित हुई थी वह साल था 1957। भारत का वो युवा जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर सपनों के पंख लेकर उड़ना सीखा था। उस युवा को क्या मिला तो एक असुरक्षा। असुरक्षा जीने के प्रति, असुरक्षा रोजगार के प्रति, असुरक्षा अपने सपनों के प्रति। प्यासा में विजय यानी गुरुदत्त जो एक आदर्शवादी लेकिन असफल शायर है, जिसके नगमों में भूख और बेरोजगारी होती है। विजय के शब्दों की ऊंचाई हिमालय से भी ऊंची और शब्दों की गहराई समंदर से भी गहरी है। लेकिन इस शायर की भावनाओं का इस समाज ने मजाक बना दिया है। जिसके शब्द कचरे में फेंके गए हो, जिसकी भावनाएं रद्दी में बेच दी गई हो। समाज से ही नहीं बल्कि अपने ही घर में पराया बना यह शायर घर छोड़कर चला जाता है। इस बदनाम शायर की मुलाकात होती है गुलाब यानी वहीदा रहमान से, जिसे यह समाज गुलाबों के नाम से जानता है। गुलाबो जो इस समाज की नज़र में एक वैश्या है, एक बाजारू औरत है जिसकी कीमत उसके शरीर से होती है। विजय जब गुलाबों से आप कह के इज्जत से बात करता है तो उसे अजीब सा लगने लगता है। गुलाबो जिसे इस समाज ने धुतकारा है, गालियाँ दी है, गंदा मजाक किया है, ताने सुनाए हैं, उसे और लग भी क्या सकता है। वह गुलाबो वैश्या होने के बावजूद शब्दों में छिपी भावनाओं को समझती है। नज़्मों को प्यार करने वाली गुलाबो को पता चलता है कि जिसके शब्द वो गुनगुना रही है वह किसी और के नहीं बल्कि विजय ने लिखे हैं। गुलाबो इस बदनाम शायर के प्यार में अपनी ज़िंदगी निछावर कर देती है। विजय कुछ दिनों बाद मीना यानी माला सिन्हा से मिलता है जो उसकी पूर्व प्रेमिका है, पर अब उसकी शादी किसी और से हो चुकी है। मीना जो भौतिकतावाद में अपने प्यार को नकारते हुए किसी अमीर से शादी कर लेती है। मीना जिसके पास आज वह धन दौलत नौकर चाकर समाज की इज्जत सब कुछ होते हुए भी प्यार की प्यासी है। मीना जो ये मान कर जी रही होती है कि एक औरत को प्यार के अलावा घर पैसा रुपया इन सभी की ज़रूरत होती है। वह मीना विजय को उसके हालात पर छोड़कर किसी और से शादी कर लेती है। लेकिन मीना अपने आप को ही धोखा दे रही है। जिसके पास सब कुछ होकर भी अब फिर से वह विजय के प्यार में प्यासी बन गई है। मिस्टर घोष जो एक प्रकाशक है, विजय को अपने यहाँ नौकरी देते हैं। विजय की शायरी को नौसिखिए की बकवास कहने वाले मिस्टर घोष कोई और नहीं बल्कि मीना के पति है, यह विजय को पता चलता है। विजय का एक दोस्त भी है, अब्दुल सत्तार यानी जॉनी वॉकर, जो एक मालिश वाला है और वह इस बदनाम शायर की नज़में गाकर अपना व्यवसाय चलाता है। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाने वाला सत्तार जिसे जूही से शादी करनी है, लेकिन जूही प्यार और पैसा दोनों में फंसी हुई है। सत्तार गरीब होकर भी विजय का साथ आखिर तक देकर दोस्ती का फर्ज अदा करता है। अपनी ही सोच में डूबा हुआ शायर विजय रेलवे स्टेशन से गुजरते वक्त अपना कोट एक भिखारी को दे देता है जिसकी एक हादसे में मौत होती है।
दुनिया अब यह समझ बैठती है कि विजय मर गया। तब तक विजय की शायरी पन्नों में छपकर किताब बन गई होती है। वह शायरी अब हर एक के दिलो दिमाग पर छा गई होती है। विजय जिसे पागलखाने भेजा जाता है, उसे पहचानने से उसी के भाई दोस्त नकार देते हैं। सिर्फ पैसों के लिए एक इंसान जिंदा होकर भी मार दिया जाता है। पागलखाने से विजय सत्तार की मदद से बाहर आता है, पर अब वह असफल कवि नहीं बल्कि शायर आज़म बन गया होता है। हर कोई अब विजय को अपना कहने लगता है। हर कोई विजय के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन अब विजय ही अपने आप को शायर विजय मानने से नकारता है। वह इस दुनिया से दूर जाना चाहता है। आखिर विजय ऐसा क्यों करता है? जो शायर शब्दों का धनी होकर भी उसकी ज़िंदगी का मोल 10 आने मापा हो, वो बदनाम शायर जो शब्दों का ताजमहल लेकर चल रहा हो लेकिन जिसकी नज़में कचरे के ढेर में फेंकी गई हो, वो बदनाम शायर जिसके शब्द कोहिनूर की तरह है लेकिन रद्दी के भाव बाज़ार में बेचे गए हैं, वो बदनाम शायर जिसके पास शब्दों की जागीर है लेकिन सिर्फ गरीबी के कारण जिसकी मोहब्बत को ठुकराया गया हो, वो बदनाम शायर अपने ही परिवार में परायों से भी बदतर ज़िंदगी जी रहा हो, वो बदनाम शायर जिसे अपनी माँ की मरने की खबर भी ना दी गई हो, वो एक बदनाम शायर जिसने देखा हो कि एक तवायफ अपने छोटे रोते बच्चे को अपना दूध भी ना पिला सके, अपने सीने से ना लगा सके, ऐसी लाचार ज़िंदगी देखता एक बदनाम शायर। वो इंसान जिससे परिवार छूटा हो, प्यार ने उसे नकारा हो, गम और अकेलेपन में जिसने शराब को अपनाया हो, वह एक बदनाम शायर जिसे अब किसी से कोई शिकायत नहीं, पर जिसे शिकायत है समाज से, समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। भाई भाई से पराये बनते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। वो तहजीब, वो संस्कृति, वो परंपराएं जहाँ मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंद दिया जाता है, जहाँ दुख दर्द पर आंसू बहाना बुज़दिली है और छुपकर मिलना एक कमज़ोरी समझा जाता है, वो दुनिया जो अब आलम ए बदहवासी बन गई है, वो दुनिया जहाँ ज़िंदगी से मौत सस्ती हो, वो दुनिया जहाँ जिस्म का बाज़ार हो, वो दुनिया जहाँ प्यार एक व्यापार हो, वो दुनिया जहाँ रिश्ते नाते कुछ नहीं, प्यार वफा कुछ नहीं, ऐसे दुनिया में कोई कैसे रह सकता है? प्यासा में दिखाए किरदारों पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि एक शायर जिसके शब्द सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशित हो, उसे इस समाज ने अंधेर नगरी बना दिया है। एक तरफ गुलाबो है जो समाज की नज़र में एक बाजारू औरत है, एक वैश्या है, लेकिन फिर भी गुलाबो विजय की नज़मों को छपवाने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी दांव पर लगा देती है। तो दूसरी तरफ मीना है जो समाज की नज़र में एक ख़ानदानी औरत है, इज्जतदार महिला है, लेकिन उसकी अंतरात्मा स्वार्थी है। मीना विजय की नज़मों को खरीदना चाहती है, प्यार से नहीं पैसों से उसका मोल करती है। गुलाबो गरीब होकर भी नज़मों को बेचती नहीं बल्कि दुनिया के सामने उजागर करती है। एक तरफ विजय गुलाबो को उसके अतीत के साथ स्वीकार करता है तो दूसरी तरफ मिस्टर घोष मीना के अतीत को जानकर उसे नकारता है। एक तरफ सत्तार है जो विजय से आखिर तक दोस्ती का रिश्ता निभाता है तो दूसरी तरफ विजय के ही खून के रिश्ते होकर भी उसी के भाई उसे गिदड़ की तरह नोच रहे होते हैं। एक तरफ वह बेटा है जो घर की चार दीवारी में माँ को कहता है कि बच्चे पैदा करते वक्त हमसे पूछा था क्या, तो दूसरी तरफ वही बेटा माँ के मरने पर समाज को दिखाने के लिए उसका अंतिम संस्कार करने के बाद नदी में डुबकी लगाता है। प्यासा में हम सबको इन सभी के व्यक्तित्व का विरोधाभास दिखाई देता है। प्यासा अगर हम आज भी समाज से जोड़कर देखते हैं तो यहाँ हर कोई प्यासा ही नज़र आता है। एक बदनाम शायर, असफल कवि जिसे अपनी नज़में समाज के सामने रखने का मौका ही ना मिला हो, वो प्यासा है अपनी भावनाओं के लिए। एक वेश्या जिसका शरीर ही उसकी दौलत है, वह प्यासी है इज्जत के लिए। वस्तु विशेष में खोई एक औरत जिसके पास अब सब कुछ है
लेकिन फिर भी वो प्यासी है प्यार के लिए। एक माँ जो अपने ही बच्चों को खाना ना खिला सके, जो अपने ही बच्चे को अपना दूध ना पिला सके, वह प्यासी है अपनी ममता के लिए। यह समाज जहाँ हर एक जिस्म घायल है और हर एक रूह प्यासी है। प्यासा के किरदार आज भी हमारे समाज में, हमारे घर में या और करीब से झांक कर देखो तो हमारे अपने भीतर भी दिखाई देंगे। शब्दों का मेघ जिसके पास था वह एक प्यासा बदनाम शायर गुरुदत्त जी ने हमारे सामने यूं रखा कि आज भी हम इसे भुला नहीं सके। प्यासा आज भी समाज के उस रूप का आईना दिखाती है, इसीलिए प्यासा एक कालजयी कलाकृति बन जाती है। टाइम मैगजीन द्वारा प्यासा दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी गई है। यह फिल्म यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। मैंने यह फिल्म पहली बार 2011 में देखी थी। उसके बाद यह फिल्म मैंने कई लोगों को देखने के लिए कही। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन आज तक जितने भी मुझे अभिप्राय मिले हैं उन लोगों की तरफ से, वह सभी सकारात्मक ही है। सभी ने कहा कि फिल्म अच्छी है। तो आप भी प्यासा को एक बार ज़रूर देखिए और आपका अनुभव इस चैनल के कमेंट में ज़रूर लिखिए। खुश रहिए, सपने देखते रहिए और सपनों को पूरा करते रहिए। धन्यवाद।